दोस्तों, आप लोग को ट्रिपल सी क्लास में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को हम 10th क्लास का इतिहास का चैप्टर पढ़ा रहे थे। पहला अध्याय आप लोग को हम पढ़ा चुके थे, जो था यूरोप में राष्ट्रवाद। आज आप लोग के बीच में दूसरा अध्याय जो लेकर आए हैं, समाजवाद और साम्यवाद। आज हम लोग उस समाजवाद और साम्यवाद दोनों के विचारधारा को हम आज देखेंगे। आप लोग से आशा करता हूं कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से इसे देखें और जो भी इसकी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। तो चलते हैं, हम लोग आज देखते हैं समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो दोनों समाज में समानता स्थापित करने पर जोर देता है। ये समानता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। समानता की दोनों समाजवाद और साम्यवाद दोनों बात करता है, अर्थात समाज में समानता स्थापित करना। तो ये असमानता आया कैसे? तो दोस्तों, ये असमानता औद्योगिक क्रांति का ही देन है। आगे हम आपको बताएंगे कि ये कैसे असमानता आया। समाजवाद और साम्यवाद असमानता किसे मानते हैं? तो असमानता मानते हैं जो समाज में गरीबी है और अमीरी है, इसी को समाजवाद या साम्यवाद दोनों असमानता मानते हैं। और इसी असमानता को दूर करने के लिए दोनों समानता की बात समाज में करते हैं। गरीबी अमीरी हो, ऊंच और नीच हो, भेदभाव हो। जैसे आप लोग जानते हैं कि समाज में अभी भी ऊंच नीच का भेदभाव है, छुआछूत का भेदभाव है, जाति धर्म का भेदभाव है। इन्हीं सभी को दूर करने की बात समाजवाद और साम्यवाद करते हैं। और ये दूर करने के लिए दोनों अपने अपने मार्गों को चुनते हैं। यानी कि दोनों का जो उद्देश्य है एक ही है, लेकिन दोनों का जो रास्ता है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजवाद समाज में समानता लाने के लिए किस पथ पर चलते हैं। समाजवाद जो है, समाज में समानता लाने के लिए सबसे बड़ा महत्व देता है कि समाज में समानता स्थापित हो। दूसरा है कि असमानता को दूर करने की बात करता है। अब कौन सी असमानता? तो वही असमानता, गरीबी अमीरी का असमानता, ऊंच नीच का असमानता, भेदभाव का असमानता। इसी चीज को दूर करने को समाजवाद मतलब जोर देता है। असमानता को दूर करने का सबसे बड़ा जिम्मेवार, असमानता को सबसे बड़ा दूर करने का जो जिम्मेवार होता है वो राज को माना गया है। और असमानता लाने की भी जो बात आता है तो वो भी राज को ही माना गया है, क्योंकि राज ही सर्वोपरि होता है और ये लाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए समाजवाद असमानता को दूर करना वो राज को जिम्मेवारी कहता है। दूसरा है, तीसरी है, चौथी बात में बोलता है कि राज के प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए और उनको वेतन भी मिलना चाहिए। समाजवाद समानता स्थापित करने के लिए समाज में क्षमता के अनुसार कार्य की बात करता है। यानी कि जिस व्यक्ति के पास जितना क्षमता है उसको उस व्यक्ति को उतना काम मिलना चाहिए, साथ साथ में उसको उसी अनुसार से वेतन भी मिलना चाहिए। ये बात करता है कौन? तो ये बात करता है समाजवाद। समाजवाद समानता लाने के लिए
समाज में खून खराबा की बात नहीं करता है, लड़ाई झगड़ा की बात नहीं करता है, अहिंसा की बात, हिंसा की बात नहीं करता है, अर्थात हमें शांतिपूर्ण तरीका से समाज में शांति समानता स्थापित हो, ये बात करता है समाजवाद। लेकिन इसके विपरीत ही साम्यवाद को देखते हैं तो साम्यवाद इसके ठीक विपरीत है। तो यही बात है समाजवाद। समाजवाद कहता है कि इस तरीका से समाज में समानता स्थापित होना चाहिए, ठीक। और समानता स्थापित करने में सर्वोपरि जो सहयोग करने वाले हैं वो राज है, अर्थात राज को सर्वोपरि मानता है। थोड़ा अब देखते हैं साम्यवाद। साम्यवाद विचारधारा जो है, ये भी साम्यवाद जो है, ये भी समाज में, इसका भी उद्देश्य है समाज में समानता स्थापित करना। लेकिन इसकी विचारधारा समाजवाद से भिन्न है, मतलब अलग है। ये क्या अलग है? तो राज को समाप्त करने की बात करता है। साम्यवाद का विचारधारा है कि अगर समाज में समानता लाना है तो राज को ही समाप्त कर देना होगा, अर्थात राज को समाप्त किए बिना असमानता दूर नहीं किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा गलत है। राज द्वारा ही शोषण करने का बढ़ावा मिलता है। ये सर्वोपरि जिम्मेवार किसको ठहराता है साम्यवाद, कि जो भी यहाँ पे शोषण हो रहा है गरीबों के द्वारा, किसानों पर, मजदूरों पर, श्रमिकों पर, ये सब पर जो शोषण हो रहा है, ये शोषण का जो बढ़ावा देने वाला है वो राज है, इसलिए राज को समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद में कहता है कि असमानता को दूर करना है तो एक बार संघर्ष करना जरूरी होगा। बिना संघर्ष के असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है, ये साम्यवाद करता है। अर्थात हिंसा के पथ पर चलना होगा, बिना हिंसा के पथ पर असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। ये इनका विचारधारा है। इस प्रकार से कहता है कि जब संघर्ष होगा, ठीक, तो संघर्ष होगा तो इस संघर्ष में जीत जो होगा वह शोषित वर्ग को होगा। शोषित वर्ग किसको कहते हैं? तो शोषित वर्ग गरीब को कहते हैं, श्रमिक को कहते हैं, मजदूर को कहते हैं। इन वर्गों को वह साम्यवाद शोषित वर्ग कहते हैं। और शोषण करने वाला जो वर्ग है उनको वह अमीर को कहते हैं, क्योंकि अमीर लोग ही हैं जो गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। और इसमें साम्यवाद कहते हैं कि आवश्यकता के अनुसार वेतन होना चाहिए। यह थोड़ा गलत है। आवश्यकता आज तक जिंदगी में कोई आदमी को पूरा नहीं हुआ है। कोई भी धरती पर मनुष्य है जिसकी आवश्यकता आज तक पूरा होवे नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा इसका जो पथ है जो गलत भी है और अगर देखा जाए तो अच्छा भी है, दोनों है। क्योंकि असमानता समाज में दूर करना है तो थोड़ा सा तो ये वाला पथ तो अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी कार्य सीधा से नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें टेढ़ा पर लाना ही पड़ता है। तो ये कहता है कि आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए और समाज में आर्थिक स्थिति में समानता होना चाहिए। आर्थिक स्थिति का मतलब हुआ कि पैसा में भी, पूंजी में भी समानता होना चाहिए। तो ये आपका समाजवाद, साम्यवाद था और समाजवाद के बारे में दोनों को विचारधारा को हम रखने का प्रयास किए हैं। और ये क्या समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। लेकिन कहा जाता है कि जितना भी कोई भी राष्ट्र में अभी तक जो असमानता दूर हुआ है वह साम्यवाद की ही देन है। समाजवाद ने अभी तक कोई भी असमानता को दूर नहीं किया है। तो ये असमानता समाज में उत्पन्न कैसे हुआ? तो ये समाज में असमानता उत्पन्न हुआ है औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न हुआ है। जो असमानता समाज में जो आया वो कैसे आया? तो ये औद्योगिक क्रांति का देन है, क्योंकि इन्हीं ने असमानता को उत्पन्न करने में सबसे बड़ा योगदान निभाया है। 18वीं शताब्दी में, यहां पे अगली टॉपिक आप लोग का है
समाजवाद की उत्पत्ति, यानी कि समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुआ, समाजवाद पर लोग जोड़ कि किस लिए देने लगे, समाजवाद को क्यों महत्व दिया गया। देखिए, समाजवाद एक तरह से बेहतर है और साम्यवाद हम बेहतर नहीं मानते हैं, क्योंकि साम्यवाद का जो रास्ता है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन अंतोगत जितनी भी सफलता मिला है वह साम्यवाद से ही मिला है और समाजवाद से नहीं मिला है। फिर भी हम समाजवाद को ही बेहतर मानते हैं, क्योंकि ये रास्ता ठीक है। आप क्षमता के अनुसार वेतन लेते हैं, बहुत अच्छा है। आप इसमें बात करता है आवश्यकता के अनुसार वेतन, तो ये थोड़ा सा गलत बात है, क्योंकि किसी को अभी तक धरती पर आवश्यकता पूरा नहीं हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का देन से ही असमानता समाज में आया था। और जब यह असमानता आया तो क्या चीज में असमानता भाई, तो देखिएगा कि कुटीर उद्योग के स्थान पर बड़े बड़े मशीनों की स्थापना किया गया। जो हमारे गांव कस्बे में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलते थे, वह कुटीर उद्योग के स्थान पर बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे हमारे कुटीर उद्योग जो ग्रामीण लोग में किसान लोग जो चलाते थे उनका उद्योग धंधा बंद हो गया और इस प्रकार से वह गरीबी की ओर बढ़ने लगे और अमीर लोग जो थे वह अमीरी की ओर बढ़ने लगे। तो हम तो कहेंगे कि जो असमानता समाज में आया है वह औद्योगिक क्रांति से ही आया है। भले बातें हम जानते हैं कि किसी राष्ट्र को विकास करने में औद्योगिक क्रांति का अहम योगदान होता है, लेकिन औद्योगिक क्रांति असमानता लाने में भी अहम योगदान निभाते हैं। जब समाज में असमानता आया तो पूंजीपतियों का निहित स्वार्थ बढ़ता चला गया, यानी कि जब समाज में जब धीरे धीरे गरीबी और अमीरी जब आया तो इस प्रकार से जो पूंजीपति वर्ग लोग थे उसमें निहित स्वार्थ आ गया कि वह गरीबों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर अत्याचार करने लगे, उनके अधिकारों को छीनने लगे, उनका अधिकार को सीमित कर दिया गया। इतना कर दिया गया कि श्रमिक के जीवन एकदम नरकीय जीवन हो गया, यानी कि श्रमिकों को लगने लगा कि जो मेरा यह जीवन है यह नरक का समान हो गया है। उस प्रकार से क्योंकि उनका जो कोई भी संगठन बनाने का जो अधिकार था वो छीन लिया गया था, कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कर सकते हैं, अर्थात अमीरी के कर्मों पर पल सकते हैं। तो ये उत्पन्न करने में औद्योगिक क्रांति का ही देन है। इस प्रकार से समाज में पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, ये दोनों वर्गों की उत्पत्ति हुआ। इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति ने समाज में असमानता को उत्पन्न किया। फिर धीरे धीरे युग चलता गया, युग बीतता गया और नवीन विचारधारा के लोगों का उदय हुआ, यानी कि नए नए विचारधारे वाले लोग का उदय हुआ समाज में, और उन्होंने समाज में जो असमानता था उनको अच्छा से मतलब गहन अध्ययन किए और लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने का काम किए। जिसमें से आपका प्रमुख जो विचारक हैं सेंट साइमन है, फॉरियर है, लुई बला है, रॉबर्ट ओवेन है, कार्ल मार्क्स है, एंगेल्स है। ये सब बुद्धिजीवी वर्गों ने समाज में असमानता दूर करने के लिए अपने कलमों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, कोई कला के माध्यम से, कोई मतलब जिनको जिस माध्यम से बुझाया उस माध्यम से समाज में असमानता दूर करने की बात कहा, जिससे लोगों में एक चेतना जगा, लोगों में एक प्रेरणा जगा। इस प्रकार से देखिए समाज में एक नई विचारधारा का उत्पत्ति हुआ। इस प्रकार से समाज को ऐतिहासिक समाजवाद भी कहे जाने लगा। ऐतिहासिक समाजवाद की दृष्टि से समाजवाद को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक है कार्ल मार्क्स के पूर्व का समाज, अर्थात कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले का जो समाज था उसको बांटा, और दूसरा बांटा कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद के समाजवाद को बांटा।
कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद का जो मतलब अर्थात कह सकते हैं कार्ल मार्क्स के जो कार्यकाल रहा उसके बाद का जो समाजवाद था उसे हम यूटोपियन समाजवाद भी कहते हैं या उसे वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। यहां थोड़ा सा एक चीज हम बता देते हैं आप लोग को कि यहां से आपका एक प्रश्न आपको पूछता है 1 नंबर का अक्सर एग्जाम में, जहां जहां पे आपसे प्रश्न बनते हैं वहां वहां पे हम आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा वहां पे आप लोग मतलब देख लीजिएगा। आपसे एक प्रश्न पूछेगा यहां से कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है कि क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो विचार था वह वैज्ञानिकों से मेल जोल खाता था, इसीलिए इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। दूसरी तरफ में है कि इसे एक और उपाधि मिला है यूटोपियन समाजवाद का जनक। अब ये हम आपको बताएंगे कि यूटोपियन समाजवाद क्या है। देखिए यूटोपियन समाजवाद का मतलब होता है कि जो फ्रांसीसी लोग समाज को असमानता दूर करने की बात लोगों तक पहुंचाते थे उसे हम यूटोपियन समाजवाद के नाम से जानते थे। एक बार पुनः फिर से सुन लें, वैसे फ्रांसीसी लोग जो समाज में असमानता को दूर करने के लिए जो अपना विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे उसे हम यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। और जब कार्ल मार्क्स अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किए तो उनको यूटोपियन समाजवाद से भी इसे नवाजा गया था, लेकिन प्रमुख है कि इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहते हैं। तो ये आप लोग यहां पर इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। यूटोपियन यहां पे आप लोग को लिखे हैं कि यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहते थे। अब यूटोपियन जितने भी विचारक हुए थे वह क्रांति के बदले शांतिपूर्ण समाज में परिवर्तन चाहते थे। तो इस प्रकार से हम आप लोग को समाजवाद की उत्पत्ति के बारे में हम अवगत कराएं कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुआ और इस उत्पत्ति में कैसे कैसे नवीन विचारधारा वाले लोगों का आगमन हुआ और इस प्रकार से समाज में असमानता की दूर करने की बात किया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि यूटोपियन समाजवाद में कौन कौन से ऐसे विचारक थे जो समाज में असमानता दूर करने की बात करते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं यूटोपियन समाजवाद। उससे पहले हम आप लोग को बता दें कि थोड़ा सा आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी शेयर कर दें। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा सा भी मेहनत कर दें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं यूटोपियन समाजवाद। जैसा कि अभी हम आप लोग को बताए थे कि वैसे फ्रांसीसी विचारक जो समाज में समानता की बात करते हैं उसे हम यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। चलिए उन्हीं में से जो प्रथम यूटोपियन जो समाजवादी थे उनका नाम था सेंट साइमन। प्रथम यूटोपियन समाजवादी अर्थात जो प्रथम समाज में समानता की बात करने वाले जो थे फ्रांसीसी उनका नाम था सेंट साइमन। तो यहां से भी एक प्रश्न आपको बनता है, आपसे पूछेगा कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी का नाम बताइए। तो आप लोग याद रखिएगा सेंट साइमन और ये फ्रांस के रहने वाले थे अर्थात फ्रांसीसी थे। इनका मानना था कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए राज और समाज दोनों को ऐसे संगठित होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को शोषण ना करके मिलजुल कर रहें। ये मानना था सेंट साइमन का। ये भी बात अच्छी कहा और इन्होंने एक नारा दिया था कि प्रत्येक को क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए और उनके कार्य के अनुसार उनको वेतन भी मिलना चाहिए। तो ये प्रथम यूटोपियन समाजवाद थे सेंट साइमन, जिनका अपना एक समाज में समानता लाने के लिए अपना एक मत था। उसके बाद में एक और यूटोपियन समाजवादी थे, फॉरियन थे, जो औद्योगिक क्रांति का एकदम घातक विरोधी थे। उनका मानना था कि
असमानता जो समाज में लाया है औद्योगिक क्रांति ही लाया है, इसलिए औद्योगिक क्रांति को बढ़ चढ़कर इसका विरोध करना चाहिए। ठीक, तो हर यूटोपियन का अलग अलग मत था, अलग अलग विचार था, वो अपना अपना विचार प्रकट किए। उसी प्रकार से एक और यूटोपियन समाजवादी हैं, लुई ब्ला हैं। लुई ब्ला हैं जो ये कहते थे कि समाज में अगर समानता लाना है तो सबसे पहले आर्थिक सुधार करना होगा, और आर्थिक सुधार करने के लिए समाज में राजनीतिक बहुत बड़ा जरूरी है। अर्थात ये प्रथम यूटोपियन समाजवादी थे जो राजनीतिक में बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। तो यहां से भी आपको थोड़ा बहुत अगर पूछ सकता है कि वह कौन से यूटोपियन समाजवादी थे जो राजनीतिक में हिस्सा लिए थे, तो आप लोग याद रखिएगा लुई ब्ला, याद रखिएगा लुई ब्ला जो राजनीतिक में भाग लिए थे। और फ्रांस से भी हटकर और यूटोपियन समाजवादी हुए जो समाज में समानता की बात किए नहीं, करके दिखाएं। वो उनका नाम आता है रॉबर्ट ओवेन, जो इंग्लैंड के निवासी थे। देखिए यहां भी आपका एक प्रश्न पूछता है, ये तो एकदम ज्यादा पूछता है, ठीक ना, कि रॉबर्ट ओवेन कहां के निवासी थे, तो आप लोग याद रखिएगा इंग्लैंड के निवासी थे। रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के निवासी थे। देखिए ये भी समाज में समानता स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि एक स्कॉटलैंड में न्यू लुनार्क स्थान पर फैक्ट्री की स्थापना किया था, और उस फैक्ट्री में श्रमिकों को बहुत सारे सुविधा इतना दिए कि वह उनका फैक्ट्री जो लॉस में जाने की बजाय उनका फैक्ट्री बहुत ही प्रॉफिट कमाए। तो यह लोगों को अवगत कराएं कि देखिए हम समाज में समानता स्थापित करने के लिए हमने एक फैक्ट्री के माध्यम से ही प्रयास किया, इसके माध्यम से देखिए असमानता कितना दूर हो गया। तो श्रमिकों को आप सुविधा दीजिएगा तो वो भी श्रमिक अपनी असमानता को धीरे धीरे मेंटेनेंस करना मतलब कीजिए वो भी मतलब दूर कर लेगा। तो इस प्रकार से यूटोपियन समाजवाद हुए जो समाज में असमानता की बात को रखें, और हर यूटोपियन का अपना अपना अलग अलग मत था जो समाज में असमानता को दूर करने की बात कहें। और सभी ने, जितने भी यूटोपियन समाजवादी हुए ने, सभी ने वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग समन्वय की बात कहा। वर्ग संघर्ष का मतलब होता है कि आप आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए और एक दूसरे से मिलजुल कर सभी समाजों को आगे बढ़ना होगा। इसी को बोलते हैं वर्ग संघर्ष के बदले के स्थान पर वर्ग समन्वय, यानी कि दोनों में तालमेल करके आप समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रकार से सभी ने अपना अपना मत दिया, और इसी विचारधारा को आगे चलकर कार्ल मार्क्स ने इसको आगे चलकर और इसमें मतलब अपना जोर दिए। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि यूटोपियन समाजवाद में एका से एक विचारक हुए और हर विचारक का अपना अपना मत रहा। तो यहां से भी आपसे पूछेगा एग्जाम में कि यूटोपियन समाजवाद पर थोड़ा प्रकाश डालिए, तो ज्यादा कुछ नहीं, आप इसको थोड़ा सा नोट्स इसको बना लीजिए। हर यूटोपियन का जो विचार है उनको थोड़ा सा नोट में कर लीजिएगा, तो आपका इसी जो प्रश्न है उसका जवाब यहां से मिल जाएगा। आप लोग का यह वीडियो कैसा लग रहा है? ठीक, हम आपको इतना मेहनत से पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा। 10th का जितना भी टॉपिक है हम यहाँ पे आपको लाने का प्रयास करेंगे, और जो भी इसमें कमियां हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इनको नोट्स तैयारी कीजिएगा, तो भैया आप सफलता की सीढ़ी को पार कर पाइएगा। क्योंकि जो व्यक्ति नोट्स जितना तैयार करेगा वही व्यक्ति उतना ही आगे चलकर नोट तैयार करेगा। तो ये मेरी बात है, मेरी अपनी सोच है। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए, कस के मेहनत कीजिएगा तो आप ही का जीवन में प्रकाश आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।